हेलो एवरीवन, मैं शिवांग आप सभी का विनटेक एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, इसलिए मैं आज आप सभी लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जावा के लिए मतलब कि डिस्कस करेंगे कि जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसको हम लोग एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ब्लूजे के ऊपर, उसको सीखेंगे। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर बीएससी स्टूडेंट के पास तक ये वीडियो जा सके और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम लोग आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सीखते हैं। ये देखिए ये है हमारा ब्लूजे का सॉफ्टवेयर। इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने ये सब जितनी भी चीज़ें बनाई हैं ये सब हमारी क्लासेस हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग एक-एक करके डिस्कस करते हैं कि हमारी क्लासेस कैसे बनी हैं, कैसे क्या काम हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग अपने पहले एग्जाम्पल पे अगर हम चलते हैं बॉक्स वाले एग्जाम्पल पे, तो उसको देखते हैं कि हमारा बॉक्स वाला एग्जाम्पल क्या था। इसमें हमको एक क्लास बनानी थी बॉक्स नाम की, तो हमने एक ठो क्लास बनाया बॉक्स नाम का। अब देखिए हम शुरुआत से एक चीज़ आपको बताते चलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ है बी कैपिटल, मतलब कि क्लास का नाम हमको पता है कि कैपिटल लेटर शुरू होना चाहिए और इस फाइल का नाम बॉक्स है और यहाँ पे क्लास का नाम भी बॉक्स है। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारा कि हमारा क्लास का नाम और फाइल का नाम हमेशा सेम होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे डेटा मेंबर्स पे। ये हमारा लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है वो प्राइवेट में आईएनटी टाइप का डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, ये इनको एक्सेस केवल हमारे ये दोनों फंक्शंस ही कर सकते हैं, हम लोग इसको मेन के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसको भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे ये एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहले चलिए, हमने एक फंक्शंस बना दिए। फंक्शंस हमेशा हमारे पब्लिक होंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा। क्लास यहाँ पे पब्लिक है हमारी, इसको अगर हम यहाँ पे चाहें तो इसको अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये डिफ़ॉल्ट क्लास बन जाएगी। यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पैकेज के कॉन्सेप्ट में हमको प्रॉब्लम आएगी, उसको हम लोग पैकेज वाले क्लासेस में देखेंगे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया, पब्लिक होगा जो कि एक सेट डायमेंशन है, एक शो डायमेंशन है। सेट डायमेंशन हमारी लेंथ को सेट कर रहा है, यहाँ इस वाले वेरिएबल में लेंथ को सेट कर रहा है और ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें हमको मेन के थ्रू वैल्यूज मिल रही हैं। ठीक, मैंने आपको कहा था कि हम लोग डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है। तो हम लोग पब्लिक हम फंक्शंस की हेल्प से हम उस तक जाएंगे और उसमें वैल्यू असाइन करेंगे। देखते हैं, चलिए। ये हमारा एक क्लास बन गया। अब देखिए, एक क्लास यहाँ पे एग्जाम्पल बना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अब अच्छा ये देखिए, ये क्लास अब जब ऐसे दिखाता है तो इसका मतलब ये कंपाइल्ड नहीं है। इसको आप कंपाइल कर दीजिए। अगर कोई एरर नहीं होगा आपकी क्लास में तो ये प्लेन आ जाएगा, देखिए ऐसे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखिए, ये जो क्लास है ये इस बॉक्स क्लास को इंप्लीमेंट कर रही है, मतलब इसकी फंक्शनिंग पे काम कर रही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पब्लिक क्लास एग्जाम्पल। हमने एक तो एग्जाम्पल क्लास बनाया, सेम नाम ऊपर देखिए ई कैपिटल ई कैपिटल। ठीक, इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, स्ट्रिंग ARGS लिखा। ये स्ट्रिंग ARGS हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा जो जावा होता है वो बाय डिफॉल्ट हर चीज को एज अ स्ट्रिंग एरे ट्रीट करता है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है इस क्वेश्चन को। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बॉक्स नाम का बी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्लास का जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते उसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, क्लास जो हमारा होता है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे, जैसे हम लोग आईएनटी का वेरिएबल बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं बनाता हूँ आईएनटी ए। ठीक, तो अब आईएनटी क्या है, डेटा टाइप है। ए क्या है, हमारा वेरिएबल है। वैसे ही हमारा यहाँ पे बॉक्स जो है ये एक डेटा टाइप है। ये कौन सा डेटा टाइप है, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। बी यहाँ पे क्या है, बी हमारा इसका रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल मतलब कि वो हमारे एड्रेस स्टोर करता है एक तरीके का। ठीक है, तो आईएनटी ए है। ए क्या है, एक नेम मेमोरी लोकेशन है। बी क्या है, अच्छा यहाँ पे न्यू जो होता है, न्यू हमारा एक मेमोरी को असाइन करता है। मतलब कि एक बॉक्स नाम इस बॉक्स के लिए जब इस कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं इन सबको ये मेमोरी असाइन करेगा और इन सबको मेमोरी असाइन करने के बाद ये एक तो हमारा मैंने क्या करा, स्ट्रिंग एरे के टर्म्स में ट्रीट करता है। तो एरे का जो पहला एड्रेस होगा वो हमारा बी में आ जाएगा और बी में आने के कारण हम सारे एलिमेंट्स को उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक, इस कारण से बी हमारा रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। अब इसके बाद हम चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए, बॉक्स बी इक्वल्स टू न्यू बॉक्स, ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाएगा और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में हमारा 0 0 0 असाइन कर देगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसको भी हम देखते हैं कि कैसे ये करता है। मतलब कि हमारा 0 0 0 असाइन होता है कि नहीं होता है उसको भी देखेंगे। पहले इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे।
जैसे ही यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, ये ऑब्जेक्ट हमारा बी बन गया। बी के ऑब्जेक्ट का हम यूज करके पब्लिक फंक्शंस को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। पब्लिक फंक्शंस हमारे कौन से हैं? सेट डायमेंशन और शो डायमेंशन। तो देखिए यहाँ पे मैंने पब्लिक फंक्शंस को बी डॉट सेट डायमेंशन। अब देखिए यहाँ पे हमारा हमको 3, 5 और 7 वैल्यूज चाहिए, मतलब कुछ वैल्यूज चाहिए थी आइडेंटिटी टाइप की। हमने यहाँ पे फंक्शन के साथ उनके आर्गुमेंट में पास कर दी और यहाँ पे हमने बी डॉट शो डायमेंशन को कॉल कर दिया। ठीक, यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और देखिए रन कैसे कराते हैं। तो रन कराने के लिए यहाँ पे मैं गया, पहले इसको कंपाइल कराया। कंपाइल कराने पे कोई एरर नहीं आया। अब वॉइड मेन स्ट्रिंग args वाले पे आए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वॉइड मेन मतलब कि मेन वाला फंक्शन ही हमारे प्रोग्राम में रन करता है। ठीक, बाकी कुछ रन नहीं करता। देखिए यहाँ पे मैंने ओके किया। देखिए लेंथ इक्वल्स टू 3, ब्रेथ इक्वल्स टू 5, हाइट इक्वल्स टू 7 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि हमारा मतलब कि ये वाला प्रोग्राम हमारा काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से अगर हम किसी प्राइवेट मेंबर्स को, जैसे बी डॉट लेंथ, अगर हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और इसको कंपाइल कराते हैं, ये देखिए यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्या एरर आ रहा है? नॉट अ स्टेटमेंट, मतलब कि हम इसको यूज नहीं कर सकते। हम बॉक्स के वेरिएबल के थ्रू, हम मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम किसी भी प्राइवेट मेंबर को कॉल नहीं कर सकते। ये एरर दे देगा क्योंकि वो प्राइवेट है। अच्छा चलिए मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ से लेंथ को यहाँ से हटाया, यहाँ से मैंने लेंथ हटा दिया। एक सेकेंड, अच्छा आईएनटी तो लगेगा, आईएनटी, और यहाँ पे पब्लिक करा। पब्लिक के बाद मैंने करा लेंथ, TTH, और आईएनटी भी तो होगा, आईएनटी लेंथ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको कंपाइल कर दिया, यहाँ कोई एरर नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, बी डॉट LENGTH, और मैंने यहाँ पे इसमें वैल्यू असाइन कर दी इक्वल्स टू 8। देखिए कोई एरर नहीं आ रहा। पिछली बार मैंने यहाँ पे अच्छा वैल्यू नहीं दी थी, इस कारण से एरर भी दिखा रहा था, लेकिन वैसे भी अगर आप देखो तो अच्छा मैं इसको फिर से रिपीट करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, मतलब कि हम मेन फंक्शन के थ्रू उसको एक्सेस कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम Ctrl Z करें तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। तो ये प्रोग्राम हमारा नॉर्मली रन कर रहा है। इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो ये हमारा एक प्रोग्राम कंप्लीट हो गया यहाँ से, बॉक्स वाला, जिसमें कि हमने ऑब्जेक्ट बनाना आपको सिखाया है, कैसे हम क्लास को रन कराते हैं उसको हमने सीखा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। चलिए, तो अब हम लोग का सेकंड जो प्रोग्राम आएगा वो पैकेज वाला आएगा, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि पैकेज वाले जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, देखिए पैकेज बनाने के लिए हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे पैकेज, न्यू पैकेज नाम का ऑप्शन आ रहा है। तो न्यू पैकेज पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी नाम डाल दीजिए, उस नाम का एक पैकेज बन जाएगा। अच्छा, इसको मैं खोलता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक इसी तरह का इंटरफेस आ जाता है, जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो ये पैकेज में क्या है, इसके अंदर आप क्लासेस बना सकते हो। जैसे हमने एक तो ये मान लीजिए ये हमारा पैकेज का नाम मैथ्स लिख दिया, तो इसमें हम ऐड नाम का एक क्लास बना सकते हैं। इसमें हम सब्ट्रैक्ट नाम का एक क्लास बना सकते हैं। ठीक, ये सब्ट्रैक्ट नाम का क्लास बन गया। तो ये हमारा मैथ्स का पैकेज हो गया एक तरीके का। ठीक है, तो पैकेज मतलब कि सिमिलर टाइप की क्लासेस को वो स्टोर करता है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, उसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये रिमूव हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे पैक 1 और पैक 2 नाम का 2 पैकेज बनाया हुआ है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक पैक 2 हमारा ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का क्लास हमने बनाया है। स्टूडेंट नाम का क्लास है जिसमें पैकेज पैक 2 लिखा हुआ है। प्राइवेट आइडेंटिटी रोल नंबर है, रोल नंबर में हम वैल्यू सेट कर रहे हैं और रिटर्न कर दे रहे हैं मेन में, सो डैट कि इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दे। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ से बंद नहीं करता। सेकेंड वाला हमारा जो पैकेज है इसको ओपन, देखिए ये एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल वाले को हमने कंपाइल किया, ये कंपाइल हो गया। यहाँ से मैंने 6 रोल नंबर में पास किया, तो यहाँ पे हमको 6 प्रिंट होके मिल जाना चाहिए। देखिए एस डॉट शो भी मैंने कॉल किया है, तो एस डॉट शो हमारा दूसरा पैकेज में है और वहाँ से वो उसको कॉल करके उसको मतलब कि काम करके दिखाएगा। देखिए मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ और पहले इसको क्लियर कर देते हैं। ये हो गया क्लियर। इसके बाद दोबारा से रन कराते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये हमको 6 प्रिंट हो गया, रोल नंबर हमारा 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, मैंने इसका हम लोग का पैकेज का मेन यूज क्या है कि हमको एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में समझना है। पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वाला तो हो जाएगा अलग से, लेकिन डिफॉल्ट वाला जो नाटक है उसको हमको यहाँ से समझना है। ये खुल क्यों नहीं रहा, ये खुला हुआ है, एक सेकेंड। ये देखिए
यहाँ पे हमारी क्लास क्या है, यहाँ पे हमारी क्लास है पब्लिक। अगर बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे इसको हटा दें तो देखिए, इसको मैंने कंपाइल किया। अब देखिए हम गए अपने पैक वन के अंदर, तो पैक वन के अंदर जब हम जाएंगे तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे अब ये एरर देगा। देखिए ये हमको इंपोर्ट नहीं करने दे रहा क्योंकि वो वाली हमारी क्लास डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट क्लासेस क्या क्या हमारा हमने बताया था, डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हमने बताया था कि हम उसको दूसरे पैकेज की किसी भी क्लास में हम उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैकेज का कॉन्सेप्ट और हमारा डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता था आपको कि ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये तो एरर वाला, जब कोई भी हमारे प्रोग्राम में एरर आएगा तो ये ऐसा सिंबल प्रॉब्लम दिखाता है। और दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जब हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब कि हम किस क्लास का, किस पैकेज का, किस क्लास को हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा कि हमको पैक टू से डॉट स्टूडेंट क्लास को हमको यूज़ करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको मैं पहले सही कर देता हूँ जिससे कि वो काम करने लगे। यहाँ से हमने इसको खोला और यहाँ पे हमने इसको पब्लिक लिख दिया, पब्लिक। अब ये काम करने लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्लास में मैं गया, देखिए यहाँ पे ये इसको कंपाइल कराया। ओ एक सेकेंड, यहाँ पे सेट रो एस डॉट शो। ठीक है, मैंने इसको कंपाइल कराया, ये कंपाइल हो गया। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, पैक टू के अंदर स्टूडेंट है तो इंपोर्ट करना पड़ा, और अगर हमको स्पेसिफिक क्लास को इंपोर्ट करना है तो हम यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे चाहें तो एस्ट्रिक लिख सकते हैं। एस्ट्रिक लिखने से क्या होगा कि उस प्रो मतलब कि इस वाले पैकेज के अंदर, पैकेज टू के अंदर हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी, चाहे जितनी भी क्लासेस होंगी, वो सब हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट होके आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पैकेज का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। चलिए अगला टॉपिक हमारा है कंस्ट्रक्टर का, उसके प्रोग्राम को समझते हैं। तो उसका प्रोग्राम ये देखिए, मैंने यहाँ पे बीकॉन नाम से एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्लास का नाम और फंक्शन का नाम अगर सेम हो तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लास का नाम बीकॉन है और यहाँ पे भी बीकॉन लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आप कंस्ट्रक्टर बनाना, देखिए यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक, यहाँ पे डायरेक्टली केवल हम मतलब फंक्शन का नाम लिख देते हैं, कंस्ट्रक्टर का नाम लिखते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पे रिटर्न टाइप नहीं होता। अच्छा, ये देखिए, ये हमारा किस तरह का कंस्ट्रक्टर है, एक तरह का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसको कि हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें कॉल करें, अच्छा मैंने एक चीज़ बोली थी आपको बताने को, वो भी बताता हूँ अभी आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये भी है, लेकिन ये हमारे द्वारा, मतलब ये एक तरह से नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आप इसको कह सकते हो। डिफॉल्ट वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसको हम बनाते नहीं है। ठीक है, ये नॉन पैरामीटराइज्ड है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसमें हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए नीचे अगर हम आए, एक हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया पब्लिक वॉइड वॉल्यूम। ठीक, इसमें मैं एल बी एच कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इस वाली लाइन में देखें, तो अगर इस वाली लाइन में देखिए बी कॉन, बी इक्वल्स टू न्यू बी कॉन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसने देखा कि इस नाम का यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ आके इसने इसमें सारी वैल्यूज असाइन कर दी एल बी और एच में, जो कि हमारा यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम प्राइवेट मेंबर्स को नहीं कॉल कर सकते। इसने यहाँ पे असाइन कर दी, तो ये वाला हो गया। फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया बी वन नाम का, तो बी वन नाम से, और फिर हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे दी। तो अब हमने कुछ वैल्यूज दे दी तो हमारा यहाँ पे आईएनटी टाइप की 3 वैल्यूज यहाँ पे ले रहा था, तो यहाँ पे ये 3 यहाँ से वैल्यूज को, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, एच ई वाली एच में चली गई वैल्यूज। ठीक है, फिर मैंने कहा क्या कि बी डॉट वॉल्यूम निकालो और बी वन डॉट वॉल्यूम निकालो। अब देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट के लिए सेट ऑफ वैल्यूज जो हमारी हैं वो डिफरेंट है। एल बी एच दोनों में है, लेकिन दोनों में एल बी एच की वैल्यूज डिफरेंट है। बी के लिए एल बी एच की जो वैल्यू है वो 10, 20, 30 है, और बी वन डॉट वॉल्यूम के लिए जो वैल्यूज है वो 3, 5 और 7 है। ठीक, अब मजे की बात देखिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए बी के लिए यहाँ पे एल बी और एच की वैल्यू अलग है, बी वन के लिए एल बी और एच की वैल्यू अलग है। ठीक, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, तो आप स्टूडेंट, जैसे मैं शिवांग, ठीक, मैं शिवांग एमएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक, ये सब चीजें अलग हैं, हम भी स्टूडेंट क्लास के अंदर हम भी आएंगे, स्टूडेंट क्लास के अंदर आप भी आएंगे। ठीक, लेकिन क्या अंतर है, आप लोग अलग ऑब्जेक्ट हो, मैं अलग ऑब्जेक्ट हूं, लेकिन क्लास क्या है, स्टूडेंट। ठीक, इसको अब हम चलिए कंपाइल कराते हैं। ये कंपाइल हुआ, इसको रन कराते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसको रन कराया, ये रन हुआ। देखिए इसको पहले क्लियर कर देते हैं एक बार।
क्लियर हो गया। दोबारा से रन कराते हैं इसको। ये दोबारा से रन हो गया। देखिए 10 20 करेंगे तो 6000 आ जाएगा। 3 × 5 × 7 करेंगे तो हमारा 105 आ जाएगा। ये डिफरेंस होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बीच में। चलिए इसी में अब हम लोग अगर इन दोनों को हटा दें यहाँ से, मान लीजिए मैंने इन दोनों को यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इनको भी मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, इस वाली लाइन को, ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया और ये वाली लाइन भी हटा दी। अब क्या वैल्यू प्रिंट होगी, अब ये हमको देखना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे मैंने इसको कंपाइल कराया और ये हमने वॉइड में, देखिए 0 आ गई वैल्यू। इसको फिर से क्लियर करके दिखाते हैं। ओ, ये हमने क्लियर कराया और यहाँ से इसको दोबारा से वर्ड मेन करा के, ये देखिए 0 वैल्यू आ रही है। 0 वैल्यू क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट काम करता है। जैसा ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है और ये इन सब में एल बी और एच में वैल्यू 0 कर देता है, 0 वैल्यू असाइन कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, कॉन्सेप्ट यहाँ से खत्म होता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग अगले प्रोग्राम में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो हमारे 2 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे या 3 कॉन्सेप्ट आप कह लो। हम लोग पहले इनहेरिटेंस सीखेंगे कि इनहेरिटेंस कैसे काम कर रहा है, फिर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग का ओवरलोडिंग कैसे काम कर रहा है, और फिर हम लोग सीखेंगे कि ओवरराइटिंग कैसे काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग इसको खोलते हैं और हम लोग B1 को खोलते हैं और हम लोग एग्जाम्पल को खोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मजे की बात, जब कोई भी क्लास किसी क्लास को इनहेरिट करती है तो ये ऐसा सिंबल एरो वाला बन के आता है, ठीक है। A1 किस में इनहेरिट होके जा रही है, B1, मतलब B1 A1 को इनहेरिट कर रही है और B1 को यूज एग्जाम्पल कर रही है, उसको प्रिंट कराने में एग्जाम्पल क्लास हेल्प कर रही है, ठीक है। अब हम लोग खोलते हैं जो हम लोग ने यहाँ पे ओपन किया है, ये देखिए एडिटर। यहाँ पे हमने A1 खोला, ठीक। A1 में मैंने क्या किया, A1 में हमने लिखा पब्लिक वॉइड F1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास A1, ठीक। अब देखिए फिर मैंने यहाँ पे लिखा ये हमारी क्लास B है, तो B1 एक्सटेंड्स जो कि हमारा इनहेरिटेंस में यूज होता है वो A1 को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमने लिखा पब्लिक वॉइड F1 INTA सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास B, फिर हमने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल इसको यहाँ पे प्रिंट कराने में हेल्प कर रहा है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये प्रिंट कर रहा है। तो देखिए A1 B1 और एग्जाम्पल का आपको रोल समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, यहाँ पे हमने पब्लिक वॉइड F1 लिखा है और B1 में मैंने क्या लिखा है, पब्लिक वॉइड F1 INTA लिखा है, ठीक। मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट बताया था, वन नेम मल्टीपल फॉर्म वाला। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि हमारे जो फंक्शंस होते हैं उनके नाम सेम हो सकते हैं लेकिन उनके सिग्नेचर्स अलग होते हैं। अब देखिए एक्चुअल में बात क्या है ना कि क्लास A1 का जो ये पब्लिक वॉइड F1 है ये पब्लिक टाइप का है। तो पब्लिक टाइप के साथ क्या होता है, पब्लिक टाइप के जो भी फंक्शंस होते हैं वो हमारे इनहेरिट करने पे इनहेरिट हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारा पब्लिक वॉइड F1 लिख के यहाँ पे और इसका फंक्शंस जो भी इसने काम करना है वो सब यहाँ पे आ गया, वो सब यहाँ पे पहले से ही आ गया है इनहेरिट होके। तो इनहेरिटेंस हमको क्या देता है, इनहेरिटेंस हमको एक रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड प्रोवाइड करता है ना। तो ये इनहेरिट होके तो यहाँ पे आ ही गया है ना। अब देखिए जब सेम नाम का F1 यहाँ पे भी है और F1 INTA यहाँ पे भी है तो नाम इसका सेम है। तो वन नेम और मल्टीपल फॉर्म कॉन्सेप्ट क्या है, वन नेम मल्टीपल फॉर्म का कॉन्सेप्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अलग नाम, मतलब कि सिग्नेचर अलग है, नाम सेम है, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो आप कि जब हमने obj.f1 को कॉल किया और इसके अंदर कुछ नहीं पास किया तो हमारा बाय डिफॉल्ट ये जो यहाँ पे इनहेरिट होके आया है, मतलब कि ये वाला, तो ये हमारा क्लास A को प्रिंट करेगा। और जैसा ही हम obj.f1 5 लिख देंगे तो ये हमारा क्लास B को प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे INTA मतलब कि 5 वैल्यू यहाँ पे आ रही है तो वो इस वाले फंक्शन को देखेगा और इस वाले फंक्शन को देखेगा तो ये हमारा क्लास B को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसको हम लोग रन करा के देखते हैं कि ये कैसे क्या प्रिंट करता है। पहले इसको कंपाइल करा लेते हैं, ये कंपाइल हो गया, ये भी कंपाइल हो गया, ये भी कंपाइल हो गया और अब इसको रन कराते हैं। ये हमने रन कराया इसको, ये हुआ हमारा रन। वॉल्यूम को छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्लियर करते हैं, यहाँ पे इसको दोबारा से रन कराते हैं। ये देखिए क्लास A1 प्रिंट होके आया, क्यों, पहले वाले हमारे ऑब्जेक्ट के कारण। देखिए फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, हाँ देखिए यहाँ पे
जब हमने यहाँ पे void f1 लिखा, ऑब्जेक्ट डॉट f1 लिखा तो हमारा क्लास A प्रिंट होके आया। जब हमने obj डॉट f1 लिखा तो क्लास B1 प्रिंट होके आया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। बाय डिफॉल्ट अगर हम पब्लिक फंक्शन जो हमारे यहाँ पे, इसको हम प्राइवेट करते हैं। ठीक, इसको मैंने प्राइवेट कर दिया। अब देखिए, अब ये जो फंक्शन यहाँ पे आ रहा था, अब ये यहाँ आएगा ही नहीं। ठीक, अब ये यहाँ नहीं आएगा। और अब जब ये यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ पे ये हमको एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ओबीजे मतलब बी वाला, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया? B1 का बनाया। तो ऑब्जेक्ट जब हमने B1 का बनाया तो हम उसमें, और हमारा B1 के अंदर अगर हमारा ये वाला फंक्शन है ही नहीं है तो हम उसको कॉल कैसे करेंगे? उसको तो हम कॉल ही नहीं कर सकते ना। तो ये वाला हमारा कॉल ही नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे एरर दे देगा। और जब हम अब इसको कंपाइल करेंगे तो आप देखो यहाँ पे हमारा केवल बी प्रिंट होके आएगा। ये वाला देखिए, ये वाला भी प्रिंट होके आ रहा है, बाकी पहले का है। क्लियर करके फिर से दिखा देते हैं। ये हमारा, ये देखिए क्लास B1 केवल प्रिंट होके आ रहा है। ठीक, ये होता है हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, और हमारा प्राइवेट मेंबर्स हमारे इनहेरिट नहीं होते हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए ये हमारा ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं ओवरराइडिंग पे। ओवरराइडिंग क्या करता है? जैसे मैं इसको यहाँ पे पहले बंद कर देता हूँ, A2 B2 और X1 को ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया, इसके बाद ये ओपन हो गया। ये देखिए तीनों ओपन हो गए हमारे। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, पब्लिक फंक्शन बनाया हुआ है A2 का, यहाँ पे B2 बनाया हुआ है जो कि हमारा A2 को एक्सटेंड कर रहा है। ठीक, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल X1 बनाया हुआ है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए ओवरराइडिंग में मैंने आपको बताया था कि ओवरराइडिंग क्या होता है, हमारा फंक्शन का नाम सेम होता है। ठीक, ये देखिए सेम नाम यहाँ पे भी और सेम नाम यहाँ पे भी एक्सटेंड करने के बाद, तो एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पे जो इनहेरिट होके आएगा वो भी यही सेम रहेगा। ये सेम हमारा आएगा यहाँ पे ऊपर। ठीक, इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया जाए। ठीक, लेकिन यहाँ पे अंदर इसके क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा हमारा A। ठीक, इनहेरिट होके आ गया। अब देखिए जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया, F1 बनाया, उसके अंदर 5 पास किया, ऑब्जेक्ट हमने बनाया B का। ठीक, तो ये करेगा क्या, ये जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है हमारा A2 का, जो हमारा इनहेरिट होके आया है, वो इसको ओवरराइड कर देगा। B जो होगा वो इसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक, ये यहाँ से पूरा हट जाएगा। और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, यहाँ से कंपाइल करा देते हैं, पहले इसको मैंने कंपाइल कराया, इसको कंपाइल कराया, इसको भी कंपाइल करा दिया। अब देखिए जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारा प्रिंट क्या होके आएगा, हमारा प्रिंट होके आएगा केवल B। ये हमारा प्रिंट होके आएगा, केवल B प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा फंक्शन, एक तरह से हमने ओवरराइड कर दिया किसके ऊपर, A2 के A2 का जो हमारा फंक्शन था, अगर सेम नाम का होगा तो ओवरराइड हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बेसिकली करते हैं अपने कंप्यूटर में, सेम नाम का होता है तो वो रीराइट हो जाता है ना, ओवरराइट हो जाता है। जब हम फोल्डर ही बनाते हैं सेम नाम को तो पूछता है कि भैया हम इसको ओवरराइट करें कि ना करें, तो ओवरराइट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको एक चीज अच्छा चेक करनी है कि ये हमारा, मान लीजिए हमको ये चेक करना है कि ये वाला फंक्शन जो है वो यहाँ B2 में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हमको चेक करने के लिए क्या करना है, इसको हम यहाँ से सीधा हम इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं फॉर एग्जांपल। हमको देखना है कि इनहेरिट होके हमारा जो A1 वाला फंक्शन वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। इससे आपको इनहेरिटेंस क्लियर हो जाएगा कि इनहेरिटेंस कैसे होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको पूरा कमेंट आउट कर दिया। अब देखिए A2 फंक्शन है। ठीक, फंक्शन क्या है, वो क्लास क्या है, A2 है, फंक्शन उसके अंदर F1 है और क्लास A प्रिंट करना चाहिए। हमने B2 का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक, फंक्शन कॉल किया, इसको मैंने यहाँ पे कंपाइल कराया। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट आउट, प्रिंट क्या होके आएगा, यहाँ पे प्रिंट होके आएगा हमारा A। ये देखिए क्लास A प्रिंट होके आ रहा है, क्लास B तो पुराना है। ठीक है, क्लास A प्रिंट होके आ रहा है। ठीक, फिर से देख लीजिए जिससे कोई डाउट ना रह जाए आपके मन में। देखिए क्लास A प्रिंट होके आ रहा है। ठीक, इनहेरिटेंस समझ में आ गया ना आपके। अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, कमेंट कर दोगे तो मैं उसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इनहेरिटेंस हमारा हो गया, फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया, फंक्शन ओवरराइडिंग हो गया। यहाँ पे हमारे 3 कॉन्सेप्ट और खत्म हो गए। ठीक है,
चलिए अब हम लोग दिस कीवर्ड के बारे में समझते हैं कि दिस कीवर्ड क्या होता है। तो ये हमने क्लास बॉक्स वाला प्रोग्राम वैसे ही ओपन कर लिया। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है। चेंज क्या किया कि मैंने प्राइवेट आइडेंटिटी यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट को हमने LBH लिख दिया। ठीक, और यहाँ पे हमारा जो मतलब हमारे आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं वो भी हमारे LB और H के फॉर्म में ही आ रहे हैं। ठीक, अब आप हमको बताइए कि हम ये वाला L और ये वाले L में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें कि इनमें इसमें हमारा कौन सा L कौन सा है। ठीक, तो इस कारण से हमको अगर अपने ही क्लास का किसी डेटा मेंबर को अगर हमको कॉल करना होता है तो हम उसके लिए दिस का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसमें दिस लगा दिया, दिस डॉट एल, यहाँ पे मैंने लगा दिया दिस डॉट बी, यहाँ पे मैंने लगा दिया दिस डॉट एच। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये दिस जो होगा वो हमारा इस प्राइवेट मेंबर वाले एल को कॉल करेगा। ठीक, यहाँ से जो एल की वैल्यू आएगी वो हमारी इधर आ जाएगी, यहाँ बी वाली इस वाले बी में आ जाएगी, एच वाली इस वाले बी में आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो इसको कंपाइल ये हमारा हो गया। इसको अब हम लोग एग्जाम्पल क्लास को कंपाइल करते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। 3, 5 और 7 हमने पास किया है, तो 3, 5 और 7 हमारा प्रिंट होके आ जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको ओके करा, ये देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट 3, 5 और 7 प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, ये हमारा दिस का कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए हम लोग सुपर कीवर्ड का भी यूज समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है AS नाम की, एक है BS नाम की और एक है ES नाम की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि AS क्लास है जो हमारी ये है, उसमें हमने लिखा है क्लास A को प्रिंट कराना है। BS क्लास जो हमारी है ये हमारी एक्सटेंड कर रही है AS को। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक वॉइड F1 लिखा और यहाँ पे सुपर डॉट F1 लिख दिया। ठीक, अब देखिए जब हमने यहाँ पे F1 लिखा है ना, तो F1 लिखा तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे हमने obj.f1 लिख दिया। ठीक, तो obj.f1 हमने लिखा तो हम कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। और सुपर डॉट F1 लिखा तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम यहाँ चले जाएंगे। ठीक, मतलब कि इस वाले को हमको यूज करना है। ठीक, एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये जो चीज है हमारी, इसको मैं कॉपी करके अगर यहाँ पे लिख दूं तो एक्चुअल में ये है यहाँ पे ये ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, जब लेकिन मैंने जैसा ही सुपर, क्योंकि एक्सटेंड हुआ ना, एक्सटेंड होके पब्लिक चीज हमारी इनहेरिट हो गई। इनहेरिट हो गई तो ये जो सुपर डॉट F1 है, ये सुपर डॉट F1 हमारे यहाँ पे इस वाले फंक्शन पे आ गया जो कि इनहेरिट होके आया है, जो कि दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसी में लेकिन दिख नहीं रहा। और यहाँ पे जैसे ही हम आए, इसने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास ए इसने प्रिंट करा दिया। इसको हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। इसको भी कंपाइल कर देते हैं, इसको भी कंपाइल कर देते हैं। इसको यहाँ से क्लोज कर दिया और इसको कंपाइल करते हैं। तो ये हमारा कंपाइल होके देखिए क्लास ए प्रिंट होके आ गया। ठीक है, ये सुपर का यूज है। सुपर क्या करता है, पेरेंट क्लास के फंक्शन को या पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर को कॉल करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक तो फुल फ्लेजेड एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल सुपर और दिस कीवर्ड का अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे उसमें क्या क्या होती है चीज़ें। तो देखिए ये हमारा एक तो पेरेंट क्लास है जिसमें हमने INT A बनाया हुआ है। हमने आपको बताया था अगर बाय डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं रखते तो ये डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट मतलब सेम पब्लिक, मतलब एक तरह से पब्लिक ही होता है, पैकेज में वो नहीं ट्रांसफर होता उसका मतलब। ठीक है, इनहेरिट नहीं होता। तो अब देखिए AS यहाँ पे है, यहाँ पे BS है, BS ने AS को एक्सटेंड कर लिया। अब देखिए INT A इधर बना हुआ है। ठीक, INT A इस वाली क्लास में भी बना हुआ है, तो इनहेरिट होके तो हमारा इधर भी आ जाएगा ना, AS क्लास का INT A यहाँ पे भी आ जाएगा। ये AS क्लास का है। ठीक, AS क्लास वाला यहाँ पे भी आ गया। अब देखिए INT A ये पेरेंट क्लास का, ये चाइल्ड क्लास का। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया अंदर F1, तो F1 के अंदर फिर हमने एक तो लोकल वेरिएबल INT A बना दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमने A=2 लिखा, तो ये जो A=2 है ये यहाँ पे इस वाले A में जाएगा। फिर हमने लिखा दिस डॉट A इक्वल्स टू 5, दिस डॉट A इक्वल्स टू 5 मतलब कि इसी क्लास के A के अंदर 5 को स्टोर करना है, मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर के अंदर। इसी क्लास के डेटा मेंबर के अंदर हम जो A है उसमें हमको 5 स्टोर करना है, तो ये जो 5 है ये हमारे इस वाले में आ जाएगा। ठीक, अब सुपर डॉट ए, सुपर मतलब पेरेंट क्लास पे, तो पेरेंट क्लास का ए मतलब कि ये वाला ए जो कि इनहेरिट होके आया उसमें हमको 7 स्टोर कर देना है। ठीक, तो ये हमारा एक तो सुपर और दिस का एक तो एग्जाम्पल प्रोग्राम था। इसी के बाद हमने एक क्लास बना दिया, क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने जो बी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसको हमने कॉल कर दिया F1 फंक्शन को। इसको हमने कंपाइल कर दिया, इसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या आता है। इसका हमारा रिजल्ट आ जाएगा
ये देखिए ए बी, जो बी क्लास के इनसाइड फंक्शन f1 है उसमें हमारा 2 आ गया। इसको हम लोग साइड बाय साइड देख लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। ये देखिए इस वाले में, इनसाइड वाले में 2, बी वाले में मतलब कि इस वाले में 5 और 7 मतलब कि ए एस वाले में 7 प्रिंट होके आ गया। यहाँ पे देखिए प्रिंट करने के लिए भी हमने ऐसे ही कुछ करा है। ए हमारा ये वाला है, दिस डॉट ए ये वाला है, सुपर डॉट ए हमारा जो पेरेंट क्लास वाला है उसमें ये वाला है। ठीक है, तो ये हमारा एक तो दिस वाला हो गया। अब इसके बाद एक हमारा प्रोग्राम आता है स्टैटिक वाला, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस वाला। ये स्टैटिक मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक वाले में एक गलत हो गया था, उसमें एक चीज़ थोड़ा सा, उसको हम लोग इसमें सही कर लेते हैं। देखिए हमने कहा था स्टैटिक, अगर हम किसी फंक्शन को स्टैटिक करते हैं तो मैंने उसको बताया था कि वो इनहेरिट नहीं होता, नहीं वो इनहेरिट होता है। ठीक है, ये इसमें मैं लिख देता हूँ कि इनहेरिट होगा। ठीक, ये इनहेरिट होगा, लेकिन क्योंकि अगर हम स्टैटिक का यूज़ करते हैं, एक मतलब कि एक इसको मतलब आप नाम चेंज करके कह लीजिए कि अगर हमारा फंक्शन में स्टैटिक नहीं लगा है और उसके आर्ग्यूमेंट्स, मतलब देखिए यहाँ पे f1 है, नाम और आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है, यहाँ पे भी f1 है और नाम और आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है लेकिन स्टैटिक है। अगर अगर हम यहाँ पे स्टैटिक लिख देते हैं तो ये फंक्शन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है, और स्टैटिक नहीं लिखते हैं तो फंक्शन ओवर राइडिंग के कॉन्सेप्ट हो जाता है। केवल उसमें इसमें यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ओवर राइडिंग में फंक्शन स्टैटिक नहीं होते। ठीक, और फंक्शन हाइडिंग में फंक्शन स्टैटिक होते हैं। ठीक, ये यहाँ पे इसका एक ठो पॉइंट है। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक स्टैटिक फंक्शन void f1 बनाया, यहाँ पे हमने एक चाइल्ड क्लास में एक तो फंक्शन बनाया f1 सेम नाम सेम आर्ग्यूमेंट्स, उसमें हमने लिखा मैन। फिर हमने एक तो एग्जाम्पल बनाया इसको रन कराने के लिए, तो हमने सी ए डॉट एफ वन, अब देखिए स्टैटिक है तो हम क्लास के नेम से डायरेक्टली कर सकते हैं। सी ए यहाँ पे क्लास का नाम था, क्लास के नाम से हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, हमने यहाँ पे इसको कंपाइल करा दिया। अब इसको हम लोग यहाँ पे रन करा लेते हैं, इसमें हम दिखाते हैं कैसे काम करता है। देखिए ये इसको क्या पहले क्लियर कर देते हैं, ये क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद ये यहाँ पे आए और ये हमारा ओके करे। देखिए यहाँ पे हमारा मेन आ गया, मैन आ गया लिख के। ठीक है, तो मैन लिख के कब आया, जब हमारा यहाँ पे चाइल्ड क्लास में मैन हमारा प्रिंट होना था, तो मैन हमारे यहाँ पे लिख के आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको यहाँ से इस वाले फंक्शन को हाइड कर देते हैं, मतलब इन हम कमेंट कर देते हैं इसको, तो अब हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो पेरेंट क्लास का फंक्शन था वो इनहेरिट होके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको हमने यहाँ पे कंपाइल करा और हमने इसको बंद किया, इसको दोबारा से यहाँ पे कंपाइल किया और इसको रन कराया, तो यहाँ पे हमारा हेलो प्रिंट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है। ये मैन तो पुराना है, इसको क्लियर कर देते हैं और ये क्लियर हो गया। दोबारा से हम इसको कंपाइल रन कराते हैं, देखिए हेलो प्रिंट हो गया। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन, मतलब अगर हम फंक्शन को स्टैटिक भी करते हैं तो वो हमारा इनहेरिट होके आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से हमने यहाँ पे डेटा मेंबर्स का यूज़ करके बना दिया है। जैसे ये पेरेंट क्लास हो गया, एक मिनट मैं सबको खोल लेता हूँ ज़रा, ये चाइल्ड क्लास ओपन हो गया और ये हमारा एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे मैंने पेरेंट क्लास में क्या किया, स्टैटिक आइडेंटिटी वाई इक्वल्स टू 4 ले लिया, यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड कराया और स्टैटिक आइडेंटिटी वाई इक्वल्स टू 5 ले लिया। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे सी ए क्लास के नाम से वाई को कॉल किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टैटिक आइडेंटिटी वाई है। ठीक है, ये पब्लिक बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ना, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्राइवेट है नहीं हमारा, ये डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट तो हमारा मेन में कॉल कर सकते हैं। मेन में कॉल कर सकते हो तो हमने इसको कॉल कर लिया। इसको कॉल करने के बाद हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे रन कराया। अब देखिएगा आपको अंतर पता चलेगा क्या होता है। यहाँ देखिए y इक्वल्स टू 5 प्रिंट हो रहा है। y इक्वल्स टू 5 कहाँ पे था, y इक्वल्स टू 5 हमारा चाइल्ड क्लास में था। तो इसने क्या किया, मतलब कि ये जो इनहेरिट होके यहाँ पे y इक्वल्स टू 4 से y की वैल्यू यहाँ पे 5 मतलब 4 आई, तो इसने क्या किया, इसने ओवरराइट कर दिया। ओवरराइट कर दिया मतलब कि एक तरह से हाइड कर दिया। तो ये क्या करता है, ये मेंबर फंक्शंस को भी हाइड कर देता है। अच्छा, इसको हम देखते हैं कि ये इनहेरिट होके आया है कि नहीं आया। तो इसके लिए हमने इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पे हमने इसको फिर से रन कराया, कंपाइल कराया, और इसको दोबारा से यहाँ पे अगर हम रन कराते हैं तो इसकी वैल्यू 4 आएगी। देखिएगा, ये देखिए, अच्छा ये हाइड था वही चीज़। हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये वाला जो y है हमारा प्रिंट हो रहा है। देखिए ये इनहेरिट होके ये वाला y जब यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आया तो ये ऐसे आया। अब हम इसको यहाँ पे फिर से एक बार रन कराते हैं तो देखिए ये आएगा,
ये थोड़ा सा हमारा हाइड हो गया। देखिए y इक्वल्स टू 4, इसका मतलब क्या है, ये हमारा इनहेरिट होके इधर जा रहा है, ये यहाँ पे इनहेरिट होके पेरेंट क्लास वाला वो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक तो डेटा मेंबर्स वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हमारे एक लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बचा हुआ है, जो कि इस वीडियो का लास्ट पार्ट होगा। अगले वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आपको बताना चालू करेंगे। तो इस वीडियो का इसको मैं सारा पहले खोल लेता हूँ, जो कि है हमारा कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए, क्लास का नाम AC, यहाँ पे AC नाम का फंक्शन बना हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन A1 लिखा हुआ है। इसी को एक्सटेंड कर लिया हमने पब्लिक BC, यहाँ पे दिस 4 लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन B लिखा है, पब्लिक BC। दोनों कंस्ट्रक्टर हैं, ये नॉन पैरामीटराइज्ड है, पैरामीटराइज्ड है। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है। अब देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पे BC बनाया, ठीक, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो बाय डिफॉल्ट हम कहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई हमारा पैरामीटर नहीं था, तो हम कौन से कंस्ट्रक्टर पे, नॉन पैरामीटराइज्ड पे जाएंगे। नॉन पैरामीटराइज्ड पे जाए तो इसने क्या किया, इसने दिस डॉट 4 दिस 4 कर दिया। दिस 4 मतलब कि इसी क्लास में कोई भी इसी का मेंबर फंक्शन जिसमें हमारा 4 हो, कंस्ट्रक्टर जिसमें हमारा 4 ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आईएनटी की वैल्यू ले रहा है, हमको वहां पे पास ऑन कर दो। तो हम यहाँ पे चले आए। तो जब हम यहाँ पे चले आए तो इसको पहले B2 प्रिंट करना चाहिए, ठीक, ये B2 प्रिंट करेगा, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये B प्रिंट करेगा, ठीक। इसके बाद क्या होगा, फिर हमारा ऊपर वाला प्रिंट हो जाएगा। एक्चुअल में देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, उसको आउटपुट देख के हम समझते हैं कि क्या आता है। मजा आएगा इसका आउटपुट देख के। ये बैकवर्ड में है। अब देखिए, यहाँ पे आया A1 B2 B। अब देखिए, इसमें हमने आपको बताया था कि जब भी हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर पे। हम यहाँ पे आए BC पे, है ना। तो BC से पहले हम कहाँ पहुंचे, पहले हम गए यहाँ पे, ठीक। इसने A1 को प्रिंट कराया। उसके बाद फिर जब A1 को प्रिंट करा लिया तो फिर ये यहाँ पे आया, तो इस पे आ गया दिस वाले पे। तो दिस वाले से हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, इसने B2 को प्रिंट करा दिया। ये चक्कर है, मतलब कि कभी भी हमारा चाइल्ड क्लास का जब कंस्ट्रक्टर बनता है तो सबसे पहले वो पेरेंट क्लास के पास जाता है, उसके बाद फिर वो चाइल्ड क्लास के काम को करना चालू करता है। अच्छा देखिए, हम इसमें एक तो चेंज करते हैं, जैसे दिस डॉट 4 वाला हम यहाँ पे इसको हाइड कर दिए, ठीक है। दिस डॉट 4 क्या करता है, हमको यहाँ पे लेके आता है ना। लेकिन अब देखिए, बाय डिफॉल्ट हमने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट काम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सुपर पहले से ही लिखा होता है। ये सुपर यहाँ से पहले से ही लिखा रहता है, ठीक। तो ये सुपर क्या करेगा, हमको पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर पे लेके जाएगा। देखिए मजा, इसको मैंने कंपाइल किया, इसको भी मैंने कंपाइल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अच्छा रन नहीं कराया, ये हुआ हमारा रन। और ये देखिए A1 आया, A1 के बाद B आया, इसको समझिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए A1 कहाँ है, A1 हमारा यहाँ पे है। तो अब देखिए, हम जैसा ही इस वाले पे गए तो यहाँ पे तो हमने कोई फंक्शन कॉल नहीं किया ना, ये बाय डिफॉल्ट सुपर को कॉल कर रहा है। सुपर को कॉल किया तो हम यहाँ पे पहुंच गए, और इसने A1 को प्रिंट करा दिया। A1 को प्रिंट कराने के बाद फिर कहाँ आया, फिर यहाँ B पे आया। अब देखिए, अब हम यहाँ पे तो पहुंच ही नहीं पाए। अच्छा, अब हमको यहाँ पे मान लीजिए हमको इसकी बजाय इसको चलाना है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी वैल्यू दे दी 5, ठीक। अब हमने दोबारा कंपाइल करा दिया। अब देखिए, इस लाइन के पहले भी यहाँ पे सुपर लिखा रहेगा, कोई भी कंस्ट्रक्टर होगा पहले सुपर यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, हमने इसको सबको कंपाइल करा दिया, सब कंपाइल हो गया। अब देखिए आउटपुट में डिफरेंस, देखिए पहले A1 आया, फिर B2 आया। क्यों आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम गए तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा सुपर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। तो सुपर जब हमारा आएगा तो हम कहाँ पे A1 पे चले जाएंगे, ये हमारा A1 प्रिंट हो गया, ठीक। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद फिर जब ये वाला रन कर लेगा फिर हम वापस आ जाएंगे B2 पे। B2 पे हमारा B2 प्रिंट हो जाएगा, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है खत्म। इसी को कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम चेनिंग कर देते हैं, ठीक। तो अगले वीडियो में हम आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग के प्रोग्राम्स बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। और जिन लोग ने भी पहले इसके कॉन्सेप्ट नहीं देखे हुए हैं उनको कॉन्सेप्ट को ज़रूर देखें, उसके बाद प्रोग्राम्स पे आएँ, तो आपका डाउट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, थैंक यू।